हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंसकारी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए, नाम से ही जाहिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमको एटम के बारे में ही स्टडी करना है। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कहानी है वो एक दिन का नहीं है, इसमें सालों साल लग गया है, बहुत लंबा टाइम लगा, तब जाकर पूरा का पूरा एटम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए बहुत सारा अलग अलग थियरी आया है जो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि इतना लंबा टाइम क्यों लगा और इतना सारा साइंटिस्ट इसमें कंट्रीब्यूट क्यों किए हैं। तो इसका मेन रीज़न है साइज ऑफ द एटम। आपको पता है कि एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इवन उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एटम को देख सकते हैं। तो बहुत छोटा होने के कारण उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना, कुछ भी बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोग को भी स्ट्रगल करना पड़ गया एटम के बारे में बताने में, और बहुत लंबा समय लगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कि कौन कौन सा थ्योरी कब कब आया है इसके स्ट्रक्चर को लेके। तो सबसे पहला जो बात आता है वो आता है इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स का। ठीक है, ये बात एकदम एंशिएंट टाइम का हो रहा है, अबाउट 6th सेंचुरी BC का हो रहा है, बहुत पुराना टाइम का बात है। उस समय साइंस उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था और लोग साइंटिस्ट नहीं थे। बेसिकली जो कुछ बताते थे वो लोग फिलोसफर थे। और इंडियन और ग्रीक फिलोसफर जिनमें नाम आएगा इंडियन फिलोसफर में महर्षि कनाद, और ग्रीक में आएगा डेमोक्रिटस। तो कुछ फिलोसफर थे, इन्होंने बताया कि जब हम मैटर को अल्टीमेटली एकदम छोटे लेवल पे लेके चले जाते हैं, एकदम डिवाइड करते जाते हैं, लास्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं, तो फिर उसको फाइनली डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। और उस पार्टिकल को इन लोगों ने नाम दिया एटम। अगर ये इंडियन का बात करें तो इंडियन में हिंदी में उसका नाम पड़ा है परमाणु, है ना, और यहां पे नाम है एटम। अब एटम नाम क्यों है उसके पीछे भी एक रीजन है, समझ लेते हैं उसको। तो एटम बना हुआ है एटमोस से, एटमोस, ठीक है। और यहां पे जो टोमोस है, ये टॉम या फिर टोमोस, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइड करना। और ए लगा हुआ है, ए मतलब उल्टा, मतलब ऐसा चीज जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस वर्ड का बेसिकली मीनिंग है अनडिविजिबल या इनडिविजिबल, सॉरी इनडिविजिबल, है ना। तो नाम एटम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो जो पार्टिकल है, ऐसा माना जा रहा है कि दैट इज इनडिविजिबल इन नेचर, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। हम एटम को तोड़ते तोड़ते एक लास्ट लेवल पे पहुंच गए, अब उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। और वही जो पार्टिकल है उसी से पूरा का पूरा एटम, सॉरी मैटर बना हुआ है। दैट्स वाई उसका नाम पड़ गया है एटम। हिंदी में नाम परमाणु, हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना है इंडियन भी कॉन्ट्रीब्यूशन भी है वहाँ पे, और ग्रीक और लैटिन कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पे है। तो ये बात एकदम एंशिएंट है, यहाँ पे कोई थियोरी नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस फिलोसफर लोग अपना फिलॉसफी दे रहे हैं और एटम के बारे में बता रहे हैं, है ना। अब इसके बाद साइंटिस्ट का नाम स्टार्ट होता है। तो इसके बाद जो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम स्टार्ट होगा वो इंपॉर्टेंट, और वहाँ से हमको स्टडी करना है। तो देखिए, इसके बाद नाम आएगा जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन, तो हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है। तो ये जो जॉन डाल्टन है, ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने कोई थ्योरी दिया है एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि एटम के बारे में उन्होंने कुछ बताया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का स्टडी स्टार्ट हो जाता है और इसी को हम लोग को बढ़िया से समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस थ्योरी में कौन कौन सा पॉइंट बताया गया है, क्या क्या फैक्ट है। सबसे पहला पॉइंट है मैटर इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल indivisible particle
कॉल्ड एटम। और ये वाला बात तो अभी वही एंशंट वाला बात ही आ गया, फिलोसोफर वाला ही बात कि मैटर को जब तोड़ते आएंगे तो लास्ट में एक इंडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा और उस पार्टिकल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो वही जॉन डाल्टन भी बोल रहे हैं, कोई डिफरेंस यहां पे नहीं है। सेकंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर identical in nature while atoms of different elements are different in terms of their properties। बोला यह जा रहा है कि अगर सेम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट के अंदर रहने वाला सारा एटम एक जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मान लेते हैं कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन एलिमेंट है, तो एलिमेंट के अंदर बहुत सारा एटम हो सकता है, तो ये एटम है सारा कार्बन का। तो यहां बोला जा रहा है कि एक एलिमेंट के अंदर जो भी एटम होगा वो सब क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल का मतलब है सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जैसा एटम ये वाला है वैसा ही ये है, वैसा ही ये, सारा एटम एक जैसा है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर वो एक एलिमेंट का बात कर रहा है। लेकिन अगर वो डिफरेंट एलिमेंट का बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के बगल में हम रख देते हैं आयरन, यहाँ पे आयरन रख दे रहे हैं, Fe आयरन। तो आयरन है, तो आयरन का जो एटम होगा वो आपस में तो आइडेंटिकल होगा, ये लोग आपस में तो सेम होगा, लेकिन कार्बन और आयरन का एटम आपस में मैच नहीं करेगा। मतलब ये वाला एटम ये और ये अलग अलग होने वाला, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड वाला बहुत सिंपल, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। क्या है कि अगर मेरा एलिमेंट सेम है तो एटम सेम होगा, और अगर मेरा एलिमेंट डिफरेंट है तो एटम शुड बी डिफरेंट। डिफरेंट क्या चीज में डिफरेंट, तो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं कि वहां पे सी लिखा रहेगा और Fe लिखा रहेगा, है तो एटम ही, कुछ लिखा तो नहीं रहेगा। तो क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा उनका प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, फिजिकल और केमिकल। हम जब आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या है वो सब चीज, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि वो लोग डिफरेंट होने वाला है ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। ठीक है, रब नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम इसको इसमें और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, उसके बाद इसको रब कर लेंगे पूरी तरह से। जैसे कि पहला वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी मैटर छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है और वो इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है। ठीक है, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे कि ये थ्योरी जो दिया गया है, अब ऐसा नहीं कि ये थ्योरी 100% राइट है या 100% रॉन्ग है, इसमें कुछ कुछ बातें सही है, कुछ कुछ बातें गलत है। तो हमको वो सारी चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या बात गलत हो गया है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि वो जो बात यहाँ बोला गया आगे जाके वो रॉन्ग प्रूफ हो रहा है। जब से पहला नंबर चीज़ ये है इनडिविजिबल, यही गलत हो गया है। एटम का नाम ही इसी बात पे पड़ा था कि वो इंडिविजिबल था, लेकिन एटम फर्दर डिवाइड हो चुका है किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये आप लोग पढ़ेंगे कभी ना कभी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह होता है। तो एटम इज नो मोर इंडिविजिबल बट इट इज डिविजिबल, उसके अंदर पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको कहते हैं। तो ये वाला वर्ड यहाँ पे गलत हो चुका है। ठीक है, दूसरा नंबर चीज, अगर हम इस स्टेटमेंट का बात करें तो यहाँ जो आइडेंटिकल लिखा हुआ है ये प्रॉब्लमैटिक है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, क्या कि अगर एक एलिमेंट है तो एटम एकदम आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, नो डिफरेंस। लेकिन एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है हम फर्दर कवर करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए आइसोटोप्स कुछ ऐसा होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का आइसोटोप 12, 13, 14, 3 आइसोटोप पाया जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट के अंदर दो अलग अलग एटम आ गया। अब ये दोनों एटम सेम नहीं है, ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13, ये डिफरेंट डिफरेंट एटम आ रहा है। तो ये आइडेंटिकल वाला बात तो गलत हो चुका है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो थ्योरी दिया गया उसमें कुछ कुछ मिस्टेक है और वो मिस्टेक को हमको बस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं यहां तक समझ में आ गया, ये फर्स्ट 2 पॉइंट समझ में आ गया और उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ी है वो भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको रब कर दे रहे हैं और अब मूव करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ।
चलिए नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म molecule of a compound, to form molecule of a compound। मतलब क्या है कि एटम को कंबाइन करना पड़ेगा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करना पड़ेगा, और वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, H2 + O2, और ये दोनों मिलता है और बनाता है वाटर। अब यहाँ चल क्या रहा है इसको समझते हैं। तो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से H का एटम निकलेगा और O का एटम निकलेगा, और ये दोनों एटम आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा। जैसे यहाँ पे जो रेशियो है वो 2:1 है। वाटर वाले चैप्टर में लोग पढ़ चुके हैं पूरा बात कि यहाँ पे रेशियो है 2:1 का, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे फिक्स रेशियो हो चुका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये जब मिलेगा तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है मॉलिक्यूल। और अब ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलेगा तो फिर फॉर्म होता है क्या, कंपाउंड। तो ये वाला स्टेटमेंट ये बात बोल रहा है, और इस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे हम देखे थे फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ गलती था, लेकिन यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं। यहाँ पे एकदम परफेक्ट बात बोला जा रहा है कि एटम को फिक्स रेशियो में कंबाइन होना पड़ेगा तभी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा किसी कंपाउंड का, ठीक है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट एकदम क्लियर है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ और ईजी है। एटम्स कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है। एटम को ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो एटम इसी तरह से रिएक्शन में इन्वॉल्व होते रहता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनाया है, यहाँ ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होकर ऑक्सीजन गैस बनाया है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बना दिया है। तो हम क्या एटम बनाए अपने से, नहीं, यहाँ पे कोई नया एटम नहीं बना है, वही एटम है जो पहले था। पहले वो एटम अलग अलग जगह था, पहले हाइड्रोजन सेपरेट था, ऑक्सीजन सेपरेट था, ठीक है। अब ये लोग कंबाइन हो चुका है, तो एटम को ना हम लोग बनाए हैं और ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय किए, ना क्रिएट किए ना डिस्ट्रॉय किए, बस क्या हुआ है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं वहाँ पे एक रीअरेंजमेंट हो गया। तो यहीं से एक और लाइन निकल के आता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, ठीक है। यहां लिख दे रहे हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोग आपस में रीअरेंज हो गया है। तो ये 4 पॉइंट है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम लोग को दिया गया है, और हम देखें उसमें कुछ बातें तो सही है और कुछ बातें गलत है। गलत इसलिए हो गई है क्योंकि आगे जाके फर्दर डिस्कवरी हुआ और बात पता चला कि हाँ ये रॉन्ग है, ठीक है। ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये 1808 में दिया गया था। सबसे पहले हम क्या बोले कि 6th सेंचुरी BC का बात हो रहा है। 6th सेंचुरी BC बहुत पुराना टाइम है, उस समय फिलोसफर लोग बात किए। फिर ये आगे आपका 1808 में यहाँ पर एक साइंटिस्ट, ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, तो इन्होंने अपना थ्योरी दिया। और यहाँ पर ये थ्योरी में गड़बड़ क्यों रहा, सवाल तो ये है कि इनको क्यों नहीं पता चला कि प्रॉब्लम क्या, आने वाले साइंटिस्ट को क्यों पता चल गया। क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है ये एटॉमिक लेवल पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। ये एटॉमिक लेवल पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक मेरा जो फैक्ट है वो 100% प्रूवन फैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता है तो हम इन ऐसे फैक्ट्स को हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो आप देखेंगे बुक में लिखा रहेगा क्या, पोस्टुलेट्स का मतलब है कि वैसा फैक्ट जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है, ठीक है। बस एक थ्योरी दिया गया है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वहां पर कोई साइंटिफिक उसका सपोर्ट नहीं है, तो फिर ये सब पोस्टुलेट्स के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। यही अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर ये थ्योरी दिया जाता तो उसमें गलती होने का चांस बहुत कम था।
अब फिर यही सवाल मन में आ सकता है, तो फिर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया है क्योंकि एटम का साइज, सबसे बड़ा चीज़ तो वही था कि एटम का साइज काफ़ी छोटा है और उस लेवल पे जाकर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इतना साल लग गया एटम को समझने में। तो ये पहला कोशिश था जिसमें एटम के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। अब जॉन डाल्टन का जो थ्योरी है वो एक ही दिन में फ्लॉप नहीं हो गया कि हाँ उसमें गड़बड़ है, वो एक दिन में हुआ, उसमें भी बहुत टाइम लगा। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होने वाला है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। तो हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो होगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो पहले आप देखिए कि डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। ये ग्लास का ट्यूब होता है, ठीक है, इसमें हम लोग दो प्लेट लगा के रखते हैं, दो मेटालिक प्लेट, और इन मेटालिक प्लेट को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो लंबा वाला साइन दिख रहा है वो पॉजिटिव के लिए है और जो छोटा वाला साइन है वो नेगेटिव के लिए। नेगेटिव वाले प्लेट को हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले प्लेट को कहते हैं एनोड। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास का एक ट्यूब है और उसमें दो प्लेट लगा हुआ है और दोनों प्लेट को हम बैटरी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। अंदर में मान लिया जाए कि एयर है, ठीक है, अभी फिलहाल अंदर में एयर है और आपको पता होगा एयर इज एन इंसुलेटर। मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंसुलेटर, इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिससे करंट पास हो सकता है और इंसुलेटर जिससे नहीं हो सकता। तो एयर को क्या माना गया है? इंसुलेटर। एयर से करंट पास नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा देखा गया कि जब हम बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई किए, बहुत ही हाई वोल्टेज सप्लाई, कितना? 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, इतना वोल्टेज सप्लाई किए और अंदर का प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए। अंदर के प्रेशर को हम रिड्यूस कर दिए विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम पंप। तो यहाँ पे प्रेशर हम कर दिए 0.01 mm ऑफ Hg, ठीक है। 100 टाइम्स प्रेशर कम कर दिया गया। नॉर्मली 760 mm ऑफ Hg होता है प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, और बहुत ही कम कर दिया है 0.01। तो कंडीशन क्या है कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, ठीक है। वैल्यू याद नहीं हो रहा तो बस इतना बात ध्यान रखना है कि हम लोग दो काम किए हैं, एक क्या कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दी है, हाई वोल्टेज, और दूसरा क्या, प्रेशर को बहुत कम कर दिए। जब हम ऐसा काम करते हैं तो हम सरप्राइजिंगली देखते हैं कि अब एयर इंसुलेटर नहीं बन के क्या बन जाता है? कंडक्टर, और यहाँ से करंट पास हो जाता है, करंट पास हो जाता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट हो रहा है इसी को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का कहानी। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट का बात आएगा जिसका नाम है सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग गैस लेकर इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने हाइड्रोजन गैस भर दी अंदर में, अंदर में है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस का मतलब हो गया H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, ये हो गया H2, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और बन जाता है हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे बन गया है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के पास एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये बना देगा H+ आयन। तो यहाँ से क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, और बना देता है क्या? H+ आयन। तो अभी हम एक एटम का दिखाएं, ऐसा ऐसा यहाँ पे लाखों करोड़ों एटम है, बहुत सारा एटम है, ठीक है। हम हाइड्रोजन गैस लिए तो बहुत सारा एटम अपने आप आ गया वहाँ पे, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है। अब कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत हाई वोल्टेज दे दिए हैं। इस हाई वोल्टेज के कारण ये बॉन्ड भी टूट गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? तो आपको पता होना चाहिए किधर भागेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन
इसके तरफ मूव किया, ठीक है। तो जे थॉमसन ने इसको स्टडी किया पूरी तरह से और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज है जो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही है। उन्होंने इन रे को नाम दे दिया कैथोड रेज, कैथोड रेज। और इसके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए उन्होंने डिफरेंट सेटअप किया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया कि यहां पे एक स्क्रीन लगा दिया। क्या चीज का? ये स्क्रीन लगाया है ZnS का, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। जब जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया जाता है अपोजिट साइड में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब कैथोड रेज होते हैं, ये वहां पर जाकर एक चमक प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक फ्लोरेसेंट बोलते हैं वहां पे इंग्लिश में, फ्लोरेसेंट, ठीक है। ये उसी तरह से है जैसे पहले जमाने का टीवी आता था, आप देखे होंगे। अभी वाला टीवी नहीं, अभी तो LED LCD अलग अलग वेरिएशन आ गया टीवी का, प्लाज्मा टीवी। पहले का टीवी इस तरह का होता था, इस टाइप का होता था, ठीक है। हम साइड से देख रहे हैं, ये हमारा स्क्रीन है जहां पे हमको पिक्चर देखना होता है, ठीक है। हम लोग सामने बैठते हैं, ठीक है। और यहां पर एक ट्यूब होता था जिसको आम भाषा में पिक्चर ट्यूब कहते हैं। ये पिक्चर ट्यूब कुछ नहीं है, यही वाला डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। और जिस तरह से यहां से कैथोड रेज निकल रही है, उस तरह से यहां से भी ये निकलती है और इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करती है। तो जब स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है, स्ट्राइक होता है इन रे का, तो वहां पे एक चमक आता है, एक ब्राइट स्पॉट आता है और उसी की वजह से हमको पिक्चर दिखने लगता है उस टीवी में। तो पुराना जमाना का टीवी इसी कंसेप्ट पे काम कर रहा था, ठीक है। तो जब यहाँ पे ZnS का स्क्रीन लगाया गया तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट आया, ठीक है। उससे पता चला कि हाँ कंफर्म हो चुके हैं कि कुछ रेज हैं, वो रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। पहला चीज तो कंफर्म हो गया। दूसरा नंबर चीज, अब हमको इसके बारे में और जानना है, ठीक है। तो किया क्या गया, अंदर में एक पैडल लगाया गया, इस तरह का एक फैन लगाया गया, सिंपली बोल सकते हैं फैन लगाया गया, ठीक है। तो फैन का शैडो बनता है पीछे। अब किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बनना क्या इंडिकेट करता है? तो लाइट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बनना ये इंडिकेट करता है कि जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इसका शैडो बनने से कंफर्म हो गया कि इट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जैसे सनलाइट स्ट्रेट जाती है, वैसे ये कैथोड रेज भी स्ट्रेट जा रही है। ये सारा प्रॉपर्टी है जो एक एक करके आपको लिखना है अपने नोट्स में कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। तो हम इसको लिखवाएंगे नहीं, हम बस इसको समझा दे रहे हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। नाम इसीलिए कैथोड रे पड़ा क्योंकि कैथोड रे कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। एक्चुअली में कैथोड से निकल नहीं रही, आप समझिए इस बात को, ये कैथोड से नहीं निकल रही है, ये तो हाइड्रोजन गैस से निकल रही है, ठीक है। क्यों? दूसरा नंबर चीज, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, जो कि शैडो से पता चला। थर्ड नंबर बात कि हम थोड़ा देर बाद देखते हैं कि ये जो फैन है ये रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। और ये फैन का रोटेट करना, घूमना, ये प्रूफ कर रहा है कि इस रे में कुछ मैकेनिकल कैरेक्टर है। मैकेनिकल कैरेक्टर का मतलब है कि उस रे में पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल किसी चीज से जाकर स्ट्राइक करके टकरा सकता है और उसको रोटेट करा सकता है। वेव के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये रे वेव कैरेक्टर का होता तो वेव के पास क्या प्रॉपर्टी थी कि वो उसको आर पार करके निकल जाता है, ठीक है। वेव किसी चीज से टकरा कर उसको रोटेट नहीं करा सकता है। रोटेट कराने का मतलब है कि दिस कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल। तो यहां से एक और बात पता चल गया कि कैथोड रे के अंदर कुछ पार्टिकल है। तो अब हमको उस पार्टिकल के बारे में जानना है कि वो पार्टिकल का नेचर क्या है। तो उसके लिए क्या किया गया, कैथोड रे को अलग से कुछ सेटअप से पास कराया गया। फॉर एग्जांपल उसको पास कराया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कैथोड रे को पास करा रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। ये कैथोड रे है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। इससे कंफर्म हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है उस पार्टिकल में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब कोई बोलेगा कि तुमको कंफर्म था कि हाँ इधर से निकल के इधर आ रहा है तो नेगेटिव था। ये बोलने से नहीं होगा, हमको उसको एक्सपेरिमेंट करके समझाना पड़ेगा, है ना। हर चीज को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वहां पर यही नेगेटिव पार्टिकल ही है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही है, ठीक है। तो ये हम जान गए कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। उसके बाद इतना सारा प्रॉपर्टी जानने के बाद अब काम क्या किया फाइनली कि गैस को ही चेंज कर देते हैं। देखते हैं गैस चेंज करके क्या होता है। तो हाइड्रोजन अभी लिया गया, फिर हम क्या करते हैं सोडियम ले लेते हैं, अलग अलग गैस ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस लेते हैं। लेकिन हम हर बार देखते हैं ये जो कैथोड रे उसका प्रॉपर्टी सेम रहता है। मतलब कैथोड रे का प्रॉपर्टी
लिया हुआ गैस पे और यहाँ पे कौन सा प्लेट लगाए हैं इन पे डिपेंड नहीं करता। हम चाहे जिस भी मटेरियल का प्लेट बना दे या जो भी गैस अंदर में इंसर्ट करा दे, ये कैथोड रे का प्रॉपर्टी सेम रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पता चला कि कैथोड रे के अंदर एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल हर जगह मौजूद है। मतलब हम जो भी गैस लें उसमें मौजूद है, तो वो पार्टिकल कहीं से नहीं आ रहा है, वो बल्कि उसके एटम से आ रहा है। तो इससे हम लोग को फाइनली इस सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर जे थॉमसन ने डिस्कवर कर लिया है एक सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि अभी तक लग रहा था कि एटम के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन अब जाके कंफर्म हो चुका है कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसी का नाम पड़ गया क्या, इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो डाल्टन का थ्योरी तो गया काम से। क्यों? क्योंकि डाल्टन की थ्योरी में बोला गया क्या था, इंडिविजिबल। ये हम पहले ही मार्क करा चुके हैं, लेकिन अब आपको उसका प्रूफ मिल रहा है कि अब वो इंडिविजिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला, इसका मास पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गया है। ठीक है, अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में पता चला तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचना स्टार्ट किया कि एटम तो न्यूट्रल होता है, और अगर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो न्यूट्रल हो नहीं सकता है। उसको न्यूट्रल होने के लिए वहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का भी होना जरूरी है। तो फिर से ये सारा सेटअप को रखकर एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट कराया गया। तो देखिए इस बार क्या होता है। तो इसको हम रब कर रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से और फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए सेटअप वही है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस अंतर ये है कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और ये बन गया है H+। यहाँ पे नीचे हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं फिर से एक बार क्लियर करने के लिए। कि हाइड्रोजन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बनाया क्या, H+। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो उधर चला गया और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम नाम दे दिए क्या, कैथोड रे। कैथोड रे कुछ नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है तो उसी को हम कैथोड रे का नाम दे देते हैं। अब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, जो कटायन है, जिसको आप लोग कटायन बोलते हैं, ठीक है, उसका क्या होगा, तो वो नेगेटिव की तरफ चलना चाहेगा, तो ये नेगेटिव की तरफ चलने लगता है। और हम चाह रहे ये भी उधर जाके प्रोजेक्ट करें, तो हम यहाँ पर कुछ होल्स बना के रखे हुए हैं। इस बार इस प्लेट में कुछ होल्स बना के रखे हुए हैं और ये होल के थ्रू ये पार्टिकल आराम से यहाँ पास हो जाता है, और जब यहाँ पर हम स्क्रीन लगाते हैं तो यहाँ पर हमको वो स्पॉट मिलता है, वो फ्लोरेसेंस मिलता है। ठीक है, तो इस बार हम इधर फोकस नहीं कर रहे हैं, इधर फोकस कर रहे हैं। और जैसे हमको वहाँ पर स्पॉट मिला था वैसे हमको यहाँ भी स्पॉट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस होल के थ्रू मिल रहा है। इस बार स्पॉट ये होल के थ्रू मिल रहा है। तो इस रे को भी नाम देना है। तो पहला तो क्या कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, एनोड रेज, एनोड रेज। और दूसरा नंबर चीज, ये होल के थ्रू पास हो रहा है, तो होल को जर्मन लैंग्वेज में या फिर लैटिन लैंग्वेज में कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक और नाम हो जाता है कैनाल रेज, एनोड रे या फिर कैनाल रेज। ठीक है, अब ये हमको एनोड रे मिल गया, जिस तरह से कैथोड रे मिला उस तरह से एनोड रे मिला। अब दोनों में कंपेयर करते हैं क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। तो पहला नंबर चीज क्या है कि जैसे वो स्ट्रेट जा रहा था ये भी स्ट्रेट जाएगा। कैसे? वो फैन का शैडो से कंफर्म होता है कि कोई भी चीज स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, शैडो बना तो स्ट्रेट है। फिर वो फैन घूमा, रोटेट किया मतलब इसके अंदर पार्टिकल है। अब पार्टिकल है तो उस पर कौन सा चार्ज है, तो इस बार जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएंगे तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको एक बार वो कैथोड रे वाला प्रॉपर्टी समझ में आ गया, तो एनोड रे वाला आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। उसमें कुछ तो सेम पॉइंट है लेकिन कुछ डिफरेंट पॉइंट है जो कि चार्ज की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट है और उसी को हम समझाना चाहते हैं। लास्ट में जे थॉमसन ने क्या किया था कि गैस ही बदल दो और गैस बदल के देखो कि कैथोड रे पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम देखें गैस को बदलने पे कैथोड रे की प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। हर बार कैथोड रे का जो भी प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल का प्रॉपर्टी, वो सेम रहता है। और इसी से पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है
ये हर एटम के अंदर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है अलग अलग एटम के लिए। लेकिन अगर हम गैस को बदल दें, जैसे हम हाइड्रोजन लिए हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सोडियम ले लें, तो फिर क्या होगा? तो ये सोडियम भी Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? ये तो कैथोड रे हुआ, तो कैथोड रे तो सेम है, लेकिन एनोड रे का क्या? ये जो कटायन है, ये कटायन बना रहा है एनोड रे, तो ये एनोड रे, यहाँ पे एनोड रे का जो पार्टिकल है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो एनोड रे का जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पे? गैस पे, कौन सा गैस लिए हैं, जबकि कैथोड रे का प्रॉपर्टी गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि एनोड रे का प्रॉपर्टी उसके गैस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कटायन ही चेंज हो जाता है। दूसरा नंबर चीज, हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि कैथोड रे का पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब उसी तरह से कोई बोल देता है कि एनोड रे का पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन है, लेकिन ये सही नहीं है। एनोड रे का पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है, एनोड रे का पार्टिकल कटायन है, ये कटायन। अगर हमको प्रोटॉन चाहिए तो हमको लेना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस, हमको ये हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा, तब जाके हमको प्रोटॉन मिलेगा। अल्टीमेटली डिस्कवरी तो प्रोटॉन का होना है, लेकिन प्रोटॉन का डिस्कवरी के पीछे हमको स्पेसिफिक गैस लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन। अब सवाल है हाइड्रोजन से प्रोटॉन कैसे मिलेगा? तो थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के और आगे वाले लेक्चर में हम जा रहे हैं, लेकिन आप समझिए क्या सीन है यहाँ पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये भी निकाल दें, तो बचेगा क्या? सिर्फ प्रोटॉन। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं H+, और H+ ही कहलाता है क्या? प्रोटॉन। H+ का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन है। तो H+ कब मिला हमको? जब हम हाइड्रोजन लिए। तो ये प्रोटॉन है, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं है। तो एनोड रे का पार्टिकल हर बार प्रोटॉन नहीं होगा, एनोड रे का पार्टिकल एक ही बार प्रोटॉन होगा जब हम हाइड्रोजन गैस लेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट गैस लेंगे तो बदल जाएगा और वो सिंपली कटायन कहलाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको एनोड रे समझ में आया और उसका पार्टिकल प्रोटॉन समझ में आया। प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था जो साइंटिस्ट, उसका नाम है ई गोल्डस्टीन। इधर लिख देते हैं, ई गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर जे थॉमसन, और प्रोटॉन का डिस्कवरर ई गोल्डस्टीन। तो अब एटम के अंदर दोनों पार्टिकल मिल गया, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल गया और प्रोटॉन मिल गया। तो इससे पता चला और कंफर्म हो चुके हैं हम, मेरे पास अब स्ट्रांग प्रूफ हो चुका है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो अब जरूरत है एक नया थ्योरी देने का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नया थ्योरी किस तरह से मॉडिफाई होता है और वो किस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को समझाता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी वही साइंटिस्ट देने वाले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी करने के कुछ ही साल बाद उन्होंने अपना मॉडल पेश किया। क्या मॉडल पेश किया? उन्होंने कहा कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेयर के जैसा है। एटम स्फेरिकल है, और इस स्फेयर का जो साइज है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर है, 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम 1 एंगस्ट्रम भी कहते हैं, 1 एंगस्ट्रम, ठीक है, बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻10। उम्मीद कर रहा आपको ये समझ में आता होगा। तो इतना बड़ा एटम है, ठीक है। अब एटम के अंदर दो तरह का चार्ज होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि इन्होंने खुद ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया हुआ है। तो इनको पता है कि अंदर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एटम को क्या रखना है? न्यूट्रल। तो इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे स्फीयर में है, मतलब पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है पूरा का पूरा स्फीयर। और जो नेगेटिव चार्ज है वो हर जगह नहीं है, वो कहीं कहीं पे है। और नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन, इनको पता था कि नेगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है। तो इन्होंने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इम्बेडेड है। ये वाला वर्ड ध्यान रखना है, क्या? इम्बेडेड, इम्बेडेड है, ठीक है। इम्बेडेड का मतलब होता है अंदर गड़ा हुआ है या धंसा हुआ है, ठीक है।
इसको किससे कंपेयर किया? इसको इन्होंने कंपेयर किया वाटरमेलन से, वाटरमेलन से। अब आप लोगों को भी हम कंपेयर करके समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप सभी ने वाटरमेलन खाया है। वाटरमेलन में क्या होता है? वो स्फेरिकल होता है, तो ये स्फेरिकल है, उसके अंदर रेड फ्रूट होता है पूरा। तो ये जो रेड फ्रूट भरा हुआ है वाटरमेलन के अंदर, वो एक्चुअली में उसका पॉजिटिव चार्ज है। पूरा का पूरा रेड फ्रूट पॉजिटिव चार्ज है, और रेड फ्रूट हर जगह है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरा का पूरा स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब उस रेड फ्रूट के बीच में कहीं कहीं पे ब्लैक ब्लैक बीज है, छोटा छोटा बीज है, वो पार्टिकल है। तो वो जो पार्टिकल है वही इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अंदर में इम्बेडेड है। इम्बेडेड मतलब जैसे बीज अंदर फ्रूट में गड़ा हुआ है, वैसे इलेक्ट्रॉन अंदर गड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल मॉडल। और एक बात इन्होंने यहाँ पे ऐड किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये इसलिए कहा ताकि ओवरऑल एटम क्या रहे? न्यूट्रल रहे। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो ये एटम न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है। इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। जिससे कंपेयर करते हैं उसी के आधार पे नाम आ जाता है। जैसे एक तो नाम आएगा वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन किससे कंपेयर किए, एक प्लम पुडिंग से कंपेयर किया। प्लम मतलब वो वाटरमेलन के जैसा ही होता है, एक फ्रूट, खरबूजा होता है, तो उसके हिसाब से भी चल रहा है ये, क्योंकि उसमें भी बीज होता है, सेम टू सेम। पुडिंग एक तरह केक है, ठीक है, केक है। अब केक से कैसे कंपेयर किया? तो पूरा का पूरा जो केक है जिसको हम खाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, और केक में कहीं कहीं पे काजू किशमिश जो डालते हैं हम लोग, वो पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या रेसिन पुडिंग मॉडल, रेसिन मतलब किशमिश होता है, रेसिन पुडिंग मॉडल, ये सब नाम दिया गया है। और इस तरह से जे थॉमसन ने कोशिश किया कि पहला एटॉमिक मॉडल दिया जाए। इससे पहले डाल्टन ने अपना थ्योरी दिया था लेकिन मॉडल नहीं दिया था। ये पहली बार हमको एटॉमिक मॉडल मिल गया है कि एटम कैसा होना चाहिए। लेकिन ये वाला बात भी 100% राइट नहीं है कि हम यहाँ पे रुक जाएं कि चलो अब मेरा चैप्टर खत्म हो गया, हमने तो पढ़ लिया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब यहाँ भी गलती होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल ये कि बार बार ये गलती क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब हम दे चुके हैं पहले कि अगर कोई बात एक्सपेरिमेंट करके बोला गया तो 100% राइट होगा, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है तो उसमें गलत होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे सर जे थॉमसन ने किसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया? तो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन का पता लगाया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये बात तो 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस पॉजिटिव चार्ज में। इन्होंने कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला जो बात बोला, तो क्या इनके पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बैकअप है? नहीं है, ये तो अपने से बोल दिए, और जैसे ही अपने से बोल दिए तो यहाँ पे गलती होने का चांस बढ़ गया है। इसी की वजह से इनका मॉडल फेल हो सकता है और फिर हमको नया मॉडल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जे थॉमसन का मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका थ्योरी लिख सकते हैं इस तरह से कि सर जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ uniform positive charge in which electrons are embedded in it, and the magnitude of positive charge is equal to negative charge. That's why the atom as a whole is neutral. पूरा एटम न्यूट्रल है, और इसको अलग अलग चीज से कंपेयर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब हम मूव करते हैं आगे अपने अगले थ्योरी की तरफ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अब अगला मॉडल पढ़ने से पहले एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक
गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब कोई पूछता है कि गोल्ड फॉइल क्यों लिया है, तो जवाब बहुत सिंपल है। पहला नंबर क्या है कि गोल्ड इज वेरी लेस रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होता है गोल्ड, तो एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका ऑक्साइड नहीं बनेगा, आपको पता है ना। दूसरा नंबर बात यह है कि गोल्ड जो होता है काफ़ी मेलिएबल होता है, उसको आसानी से पतला किया जा सकता है, और हम एटम के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो एटम के लेवल तक पहुंचने के लिए मटेरियल को एकदम थिन करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए गोल्ड का एक फॉइल चुना गया है, ठीक है। अब इस फॉइल में बहुत सारा एटम दिखा सकते हैं हम, लेकिन हम अभी फिलहाल 2-3 एटम ही दिखाएं समझने के लिए। इसमें रदरफोर्ड ने बॉम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल का। तो अभी आप समझिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि कैथोड रे क्या चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रे में जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। एनोड रे में जो पार्टिकल है, एनोड रे में कभी प्रोटॉन नहीं बोलना है, क्या है, कटायन है। वैसे अल्फा रेज में जो पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम न्यूक्लियाई कैसा होगा, तो ये हो गया हमारा He, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हमको दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए। तो He+2 ये हो गया हीलियम न्यूक्लियाई, और यही है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम न्यूक्लियाई। तो हम यहाँ से हीलियम न्यूक्लियस के रेस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बॉम्बार्ड करवा रहे हैं इस गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व किया समझते हैं। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए पहले हमको एक स्क्रीन चाहिए, यहाँ पे एक स्क्रीन चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रीन ले ली वही ZNS वाला, ताकि वहाँ पे स्पॉट बने और हमको पता चले कि स्क्रीन वहाँ पे रेज आ रहा है। तो जब हम रेज को पास कराते हैं तो हम अलग अलग चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मोस्ट ऑफ द रेज पास्ट अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉइल। पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, हम पॉइंट लिखवाएंगे नहीं, हम बोलेंगे 2-3 बार रिपीट कर देंगे, आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमको फैक्ट मिला है, क्या क्या हम ऑब्जर्व किए। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज पास्ट अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉइल इन अ स्ट्रेट लाइन में ये पास हो गया, ठीक है। और इसका पता हमको यहाँ के स्पॉट से पता चलेगा, ये ZNS पे स्पॉट बनेगा, ठीक है। उसके बाद फ्यू रेस गेट डिफ्लेक्टेड बाई सम एंगल। कुछ रेस के साथ क्या होता है कि वो कुछ एंगल बना के मुड़ जाते हैं। अधिकतर रेस सीधा सीधी चले गए, बोल सकते हैं 99% से भी ज़्यादा रेस क्या है, एकदम सीधा निकल गए। कुछ रेस एंगल बनाकर घूम गए इस तरह से, ठीक है। और बहुत ही कम के साथ क्या होता है, वो एकदम बाउंस बैक हो जाता है, मतलब अपने पाथ में वापस लौट जाता है। कितना कम, तो हम बोल सकते हैं 1 in 20,000। तो 1% से भी बहुत ही कम है। 1% तो होगा कि 100 में एक, यहाँ है 20,000 में एक, मतलब बहुत ही कम। ये क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमको 3 ऑब्जर्वेशन मिला। पहला क्या, मोस्ट ऑफ द रेस पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉइल। सेकेंड, सम रेस पास गेट डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग सम एंगल। और थर्ड क्या मिला है, अ वेरी फ्यू रेस, कितना, 1 in 20,000 गेट बाउंस्ड बैक। ये वाला वर्ड लिखना है, गेट बाउंस्ड बैक इन इट्स पाथ, अपने पाथ से लौट गया। ये है पूरा रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्कैटरिंग आप पढ़ेंगे लाइट वाले चैप्टर में, वहां आपको डिटेल में बताया जाएगा कि स्कैटरिंग क्या होता है, ठीक है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी आप इस एक्सपेरिमेंट को समझिए। अब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, क्यों हुआ ऐसा, तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ जो चीज़ हुआ है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वो एबनॉर्मल है, ठीक है। रदरफोर्ड जो थॉमसन के मॉडल था उसी को वो प्रूफ करने चाहते थे। रदरफोर्ड का टारगेट था कि हम थॉमसन के मॉडल को प्रूफ करें। थॉमसन ने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, तो वो इसी बात को प्रूफ कर रहे थे। और अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह है तो हर जगह सेम डिफ्लेक्शन होना चाहिए, जितना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ, हर जगह सेम डिफ्लेक्शन होना चाहिए। हम देख रहे हैं हर जगह अलग अलग डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह सेम अमाउंट में नहीं है। दूसरा नंबर बात कि ये जो बाउंस बैक हो गया, सबसे सरप्राइजिंग ये है
ठीक है, कि वो रे गया और वो पीछे मुड़कर आ गया, और ये होना नहीं चाहिए था। रदरफोर्ड इसको समझाने के लिए कहते हैं ये कुछ इस तरह से है कि हम एक बुलेट को फायर करते हैं और बुलेट जाकर टिश्यू पेपर से टकराती है और बाउंस हो जाती है। क्या ये पॉसिबल है कि एक बुलेट, एक गोली टिश्यू पेपर से जाकर टकरा के वापस आ जाए? ये एकदम पॉसिबल नहीं। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये टिश्यू पेपर के जैसा है और ये बुलेट के जैसा है, और गया और टकरा के आ गया। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यहां कोई बहुत ही स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है जो इसको रिपेल कर दिया है। ठीक है, अब कौन है वो स्ट्रांग फोर्स? वो आया है इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो पहले आप देख चुके कि अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है और इसको कुछ रिपेल कर रहा, मतलब उसके पास ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहीं पर है जहां से बाउंस बैक हुआ है। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर है, और इस रीजन को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। इससे पहले न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट नहीं था, अब हमारे पास न्यूक्लियस का कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जब ये एक्सपेरिमेंट सामने आ चुका है तो पुराना मॉडल तो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि पुराना मॉडल बोला था कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ यहीं पर है, हर जगह नहीं है। ठीक है, तो जरूरत है नया मॉडल देने का, तो अब फिर से एक नया मॉडल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे कवर करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट मॉडल, जो कि है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, तो कुछ बात तो थॉमसन से उठाई जाएगा, क्या कि एटम स्फेरिकल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, स्फेरिकल है। साइज आपको पता है कि पूरा एटम का साइज 10⁻⁻10 है। पूरा पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है, पॉजिटिव चार्ज एकदम छोटा सा जगह में है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15। 10⁵ का डिफरेंस है इसमें, और इसमें कितना का डिफरेंस है? 10⁵। ठीक है, 10⁵ बहुत बड़ा डिजिट होता है, तो इतना डिफरेंस है न्यूक्लियस में और एटम में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है, एकदम छोटे से जगह में। अब इलेक्ट्रॉन का सीन क्या है, तो पहले तो हम क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गड़ा हुआ है हर जगह। अब हम इसको ऐसे सिंपली नहीं रख सकते हवा में लटका के, क्योंकि अब पूरा जगह तो खाली है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बीच में आ चुका है, पूरा जगह तो खाली हो गया। और इलेक्ट्रॉन को सिंपली हम इस तरह से रख दें तो इलेक्ट्रॉन गिर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, खींचा सकता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस इसको खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर एटम का मॉडल ही खत्म। तो इससे बचाने के लिए बस एक दिमाग लगाया गया। रदरफोर्ड ने सोचा प्लैनेट्स के बारे में, क्या कि बीच में होता है सन, और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहा होता है, जैसे अर्थ, मरकरी, जो भी प्लैनेट है घूम रहा है। तो अब बात ऐसा है कि प्लैनेट को सन अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये अंदर जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये लगातार रोटेट, इसको रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, और रिवॉल्यूशन से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम फिजिक्स में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। हो सकता है ये सारा नाम आपके लिए अननोन हो, ठीक है, आप बस नाम को पकड़िए और कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है कि अगर हमको इसको अंदर जाने से बचाना है तो हमको घुमाना पड़ेगा इसको, जस्ट लाइक प्लैनेट्स। तो यहाँ पे यही दिमाग लगाया कि अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने से बचाना है तो इलेक्ट्रॉन को कॉन्टिन्यूसली रोटेट कराना पड़ेगा, रिवॉल्व कराना पड़ेगा। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को घुमाना पड़ेगा, और अगर ये घूमता है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो इसको अंदर जाने से बचा लेगा। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे? सबसे पहला पॉइंट मेंशन करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल में कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, हम लिखवा दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप अपना नोट डाउन कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, मतलब एटम के अंदर अधिकतर जगह क्या है, खाली है ना,
पूरा जगह खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन, all the positive charge is concentrated in very small region and that region is called nucleus of the atom। ठीक है, सेकंड क्लियर है। थर्ड, electrons are revolving around the nucleus, electrons are revolving around the nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। फोर्थ पॉइंट, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इज बैलेंस्ड बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, और बाकी वाला पॉइंट ऐड कर सकते, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा हो गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और इसको किससे कंपेयर किए, प्लैनेट से, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, उसको प्लम पुडिंग और इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्लियर हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।